चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ रहे थे, ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खसकना, सरकना, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट की वजह से कॉन्टिनेंट्स की थ्योरी को हम लोग समझ रहे थे, किस तरह माउंटेन बने, अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। हमें पता था, हमने ये सीखा था कि पहले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ही सिर्फ लैंड एरिया था, ठीक है। इसमें साउथ पोल को हम लोग लॉरिशा बोलते हैं, और ये जो है साउथ पोल, उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था, I mean हमने नाम दिया। जाना जाता था नहीं, पहले कोई सर्वाइवल थोड़ी ना था, ये तो हमने नाम दिया, ठीक है ना। हम लोग को ऐसे नाम दिया गया रिसर्चर ने। तो लॉरेशिया ये आपका नॉर्थ में, और गोंडवाना लैंड और ये साउथ पोल में। तो यहीं से कुछ कुछ टुकड़े टूट टूट के अलग कॉन्टिनेंट बने। और साउथ में तो कोई भी सरफेस एरिया, सॉरी नॉर्थ में कोई भी सरफेस एरिया, मतलब नॉर्थ पोल में कोई भी लैंड नहीं बची, सबके टुकड़े टूट के अर्थ के नीचे आ गए, सरक सरक कर, और कॉन्टिनेंट बन गए। कुछ टुकड़े अंटार्कटिका, यानी साउथ पोल गोंडवाना लैंड से भी कुछ टुकड़े निकले, लेकिन फिर भी काफ़ी सरफेस एरिया साउथ पोल में रह गया, जिसे हम अंटार्कटिका से नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरा, लेकिन नॉर्थ पोल में तो पूरा ही टुकड़े, वहाँ से पूरा ही लैंड वहाँ से ड्रिफ्ट कर गया था, सब टुकड़े हो गए थे। नॉर्थ पोल में कोई लैंड नहीं है, पोल में नहीं है, नॉर्थ में है, पोल में नहीं है। यही पढ़ रहे थे हम लोग कि द हिमालयाज, कॉकेशस एंड एल्प्स आर कंसीडर्ड to have been formed during the equator world movement. इक्वेटर वर्ल्ड मूवमेंट मतलब ये आपके इक्वेटर हो गई बीच में। तो गोंडवाना लैंड से एंड लॉरिशा से टुकड़े ऐसे ड्रिफ्ट करके क्या बन गया, कुछ बड़े बड़े माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हिमालय, कॉकेशस, एल्प्स। एल्प्स कहाँ पे, यूरोप में। एल्प की जो पूरी रेंज है वो यूरोप में है। कॉकेशस ये अज़रबैजान, अरब कंट्री के ऊपर। और हिमालय आपको पता ही, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल के बीच में पूरी रेंज है हिमालय की। तो इस वजह से हुआ। और while the Rockies and Andes were formed due to westward movement of the land masses। जो रॉकी और एंडेस रेंज जो है, अगर आप यहाँ पर आओगे, इंडिया से वेस्ट में जाओगे, तो आपका यूएसए है, ठीक है। ये आपका देखो भाई, फिगर तो हम बिल्कुल रफली बना रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया अमेरिका का साउथ अमेरिका, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे रेंज है रॉकीज एंड एंडेस की। जो जो नॉर्थ अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे रॉकीज रेंज है इस तरफ, और जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे एंडेस रेंज है, ठीक है। नॉर्थ में रॉकी, और जो साउथ अमेरिका है वो एंडेस रेंज है। ये ऐसे है, पूरी वेस्ट साइड में है, ठीक है। ये पूरी रेंज है। तो ये वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट मतलब जैसे कि यहाँ पर जो भी नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से जो भी ड्रिफ्ट हुआ, तो जो थोड़ा थोड़ा लैंड पहले नीचे आया, फिर धीरे 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 वेस्ट साइड में मूवमेंट करने लगा, तो वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट ऑफ द लैंड मासेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी थी। अब इस थ्योरी के एवोल्यूशन या क्रिटिसिज्म क्या थे, ये देखेंगे। सिंस एफ बी टेलर ने दी थी, मेन एम वॉज टू एक्सप्लेन the origin of the tertiary folded mountain, and hence he made the continent to move at a very large scale. In fact, some sort of horizontal movement of land masses was essential for the origin mountain, but the displacement of land masses up to 30 to 64 kilometer would have been sufficient enough for the purpose.
Contrary to this, Taylor has described the displacement of the land masses of 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें बताया क्या है कि जो फोल्डेड माउंटेन है वो माउंटेन, जैसे कि हेंस ही मेड द कॉन्टिनेंट ऑफ मूवमेंट एट ए वेरी लार्ज स्केल। इतने बड़े स्केल में कॉन्टिनेंट मूवमेंट बताया उन्होंने। पूरा पूरा अफ्रीका निकल रहा है, पूरा पूरा यूरेशिया निकल रहा है वहाँ से। लेकिन माउंटेन इतने बड़े लैंड थे, इतने माउंटेन जो निकल रहे हैं इतने इतने कम, इतने हैवी मूवमेंट पे, ये एक क्रिटिसिज्म था। ठीक है, इनफैक्ट सम सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द लैंड masses was essential for the origin of movement, but the displacement of land masses up to 30 to 60 हो गए, 30 to 64 किलोमीटर भी अगर लैंड मासेस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये माउंटेन का ओरिजिन पॉसिबल है। Contrary, this Taylor had described the displacement of the land masses 1000 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट बताया कि नॉर्थ और साउथ से 1000 किलोमीटर, 5000 10,000 किलोमीटर दूर सब जाके कॉन्टिनेंट बन रहे हैं। सेकेंडली, द मोड ऑफ ड्रिफ्ट suggested by the Taylor has also been erroneous. If the tidal force of moon was so enormous during the Cretaceous period that it could displace the land masses or thousands of kilometers apart, then it might have also pulled back on the rotatory motion of the earth. Thus, the rotation of the earth might have stopped within a year. तो अगर ये बताया कि मून की वजह से इतना हैवी लैंड मासेस किसकी वजह से, मून की वजह से हुआ है। अब अच्छा खासा मतलब भाई क्या बताया कि मून के जो टाइडल फोर्स था उस वजह से पूरे पूरे लैंड सरकने लगे इक्वेटर की तरफ। अगर जैसा कि उसने बताया उस वजह से, यानी कि मून का इतनी ग्रेविटी उस टाइम बताई गई, इतनी ग्रेविटी, इतना टाइडल फोर्स था मून का कि पूरे पूरे लैंड के टुकड़े टूट के निकल के पहाड़ बन गए। और तो उस हिसाब से तो रोटेशन में फ़र्क पड़ जाना चाहिए, रोटेशन ही अर्थ का रोटेशन ही रुक जाना चाहिए। जब इतना पुल पावर था, पुलिंग पावर था मून के पास, तो ये एक क्रिटिसिज्म था, काउंटर था ये। सो इफ द टाइडल फोर्स ऑफ द मून वॉज सो इनर्मस ड्यूरिंग द Cretaceous period that it could displace the land masses for thousands of kilometers apart, then it might have also put a brake on the rotary motion of the earth, जो मैंने अभी समझाया। Thus the rotation of the earth might have stopped within a year. According to a whom neither tidal force nor any external force can drift continent apart can help in the formation of movement। तो ये बताइए कि होम्स ने आगे शायद थ्योरी होम्स की दी है कि टाइडल फोर्स की वजह से इतना बड़ा ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है। द रिस्पॉन्सिबल फोर्स मस्ट कम फ्रॉम विद इन दी अर्थ। बोला कि विद इन दी अर्थ से कोई फोर्स आ रहा है। दो कॉन्सेप्ट ऑफ बी टेलर इज नॉट एक्सेप्टेबल बट इज हाइपोथेसिस कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट ऑफ द ग्राउंड। तो भाई कोई भी थ्योरी एक्सेप्टेबल पूरी तरह से नहीं होती, लेकिन आगे के लिए एक रास्ता खोलती है। वही तो होता है कि सर जब वो थ्योरी ही गलत है तो हम पढ़े क्यों, हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि उस थ्योरी से बेस पर फिर आगे एक थ्योरी बनती है, मॉडिफाई होती हैं और रास्ते खुलते हैं। तो ये चीज़ थी। सो significant on the ground that Taylor raised his voice very forcefully through deductive postulation against the prevalent concept of permanency of continent and ocean basin, forcefully objected to the contraction theory and showed a new direction to solve the problem of the origin of the continent and ocean basis. So A. Home has rightly remarked, but Taylor must be given credit for making an independent and slightly an earlier start to this precarious field. तो कंट्रीब्यूशन फिर भी माना गया टेलर का। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ, एक मिनट आवाज़ आ, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेगनर। तो ये जर्मनी के मेट्रोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये थ्योरी 1912 में दी थी। कि थ्योरी का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उन्होंने क्या बताया था कि पहले अर्थ में जो लैंड सरफेस एरिया था वो कुछ एक ही टुकड़े में था, कुछ एक ही टुकड़े में था। समझो ये लैंड एरिया है अर्थ का, वो एक टुकड़े में था, सिंगल पीस में था।
और वाटर जो था वो पूरा एक सिंगल पीस में अलग था, जो ओशियन था वो एक पार्ट में था पूरा, ठीक है ना, और लैंड एरिया भी एक ही पार्ट में था, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। सो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर इसके टुकड़े होते चले गए, कि ये कुछ टुकड़ा निकल के इधर निकल गया, कुछ ये टुकड़ा वाला इधर निकल गया, कुछ ये इधर चला गया, ये इस तरह ड्रिफ्ट हुआ है। इन्होंने बताया कि 200 अराउंड मिलियन ईयर्स बिफोर, 200 मिलियन ईयर्स बिफोर अराउंड ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर ऑफ जर्मनी वॉज प्राइमरीली एट मेट्रोलॉजिस्ट. He propounded his concept on continental drift in the year 1912, but it could not come in light 19 till 1922. 1912 में थे, लेकिन 1922 के बाद लोगों ने नोटिस किया भी नहीं. Elaborated his concept in the book entitled Die Stinghung der Kontinente and Ozean, and his book was translated in English in 1924. German ये था. So Wegener's displacement hypothesis was based on the works and findings of a host scientists such as a geologist, climatologist, paleontologist, geophysicist, and others. The main problem before Wegener, which needed explanation, was related to climatic changes. It may be pointed out that there are ample evidence which indicate widespread of climatic changes throughout the past history of the earth. तो climatic change की वजह से कुछ इंसिडेंट हुए, ऐसा बताया गया. In fact, the continental drift theory of Wegener grew out of the need of explaining the major variation of climate in the past. तो इस थ्योरी में जो क्लाइमेट में डिफरेंट चेंजेस हुए उस वजह से ड्रिफ्ट हुआ लैंड में. So the climatic change which have occurred on the globe may be explained in two ways. तो क्या climate change हुआ देखो. If the continent remained stationary at their place throughout geological history of the earth, the climatic zone might have shifted from one region to another region, and thus a particular region might have experienced varying climatic condition from time to time. तो बताया कि अगर एक कॉन्टिनेंट हमेशा, जैसे कोई कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, हमेशा अगर स्टेशनरी ही होता तो पूरे अगर हिस्ट्री में ऑफ द अर्थ में तो क्लाइमेटिक जोन जो थे वो शिफ्ट होते फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एंड ए पर्टिकुलर रीजन माइट हो एक्सपीरियंस वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना. इफ़ द क्लाइमेटिक जोन रिमेन स्टेशन या फिर क्लाइमेटिक जोन रिमेन स्टेशनरी, द लैंड मासेस माइट हो डिस्प्लेस. दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉन्टिनेंट रिमेन फिक्स है, स्टेशनरी है, फिक्स है, हिले नहीं कभी कभी कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत अलग अलग होगा, चेंज होता रहेगा, वेरिंग करेगा, क्योंकि एक जगह फिक्स है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है. दूसरा क्या बताया कि अगर क्लाइमेटिक जो जोन है वही अगर स्टेशनरी है, बिल्कुल फिक्स है, तो लैंड फिर ड्रिफ्ट हुई होगी, क्योंकि चेंजेस आए हैं लैंड में. क्या है, चेंजेस आए हैं, इसका मतलब तो लैंड मूव हुई है, या तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी हुआ है, दो में से एक. तो वेगनर ऑप्टेड फॉर द सेकेंड अल्टरनेटिव. तो सेकेंड वाला वेगनर ने चूज़ किया कि हाँ लैंड डिस्प्लेस हुआ होगा और क्लाइमेटिक जोन रिमेन स्टेशनरी. क्लाइमेटिक जोन है ना, स्टेशनरी होंगे. तो वेगनर ऑप्टेड सेकेंड अल्टरनेटिव एज ही रिजेक्टेड द व्यू ऑफ permanency of continent and ocean basin. Thus, the main objective of Wegener behind the displacement hypothesis was to explain the global climatic changes which are reported to have taken place during the past Earth history. तो क्लाइमेटिक चेंज कोई ये वाला क्लाइमेटिक चेंज नहीं जो हमारा हर 3 महीने में हो रही, वो बड़े लेवल पे क्लाइमेटिक चेंज हुआ था पहले हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में, बहुत ही अलग लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे. तो फॉलोइंग एडवर्स इज वेगनर बिलीव इन 3 लेयर सिस्टम ऑफ द अर्थ. आउटर लेयर ऑफ सियाल, इंटरमीडिएट लेयर ऑफ सीमा एंड द लोअर लेयर ऑफ नाइफ अकॉर्डिंग टू. ठीक है, निकेल देखो ये नाम जो दो दो से जो जुड़े हुए हैं, सियाल मतलब सिलिकॉन, मैग्नीशिया सियाल, सिलिका एल्युमिनियम, एंड नीफा निकेल, एंड फेरस मतलब आयरन.
So according to Wegener, Sial was considered to be limited to the continent masses alone, whereas the ocean crust was represented by upper part of Sima. Continent or Sialic masses were floating on Sima without any resistance offered by Sima. तो ये बताया कि तो वेगनर ने क्या बताया, सियाल वॉज कंसिडर टू बी लिमिटेड टू द कॉन्टिनेंटल मासेस, ये सबसे ऊपर है कि बहुत ही कम मास ये कर रहा है, अलॉन वेयर एज द ओशन क्रस्ट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई द अपर पार्ट ऑफ सीमा। वो देखो 3 लेयर हैं, सियाल, सीमा, नाइफ, ठीक है, निकल फेरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो अर्थ का सरफेस हो गया, ये सीमा है, ये है ना, समझो ओशन नीचे, मतलब ओशन की अगर सरफेस में जाएंगे तो नीचे जाना पड़ेगा ना, तो ये अपर पार्ट ऑफ मतलब ओशियन का सरफेस होगा, ओशियन का लैंड सरफेस हो गया सीमा। ये तो ओशियन है, नीचे गहराई में गया तो वहाँ जो लैंड मिलेगी वो सीमा का अपर पार्ट हो माना जाता है। तो कॉन्टिनेंट ऑफ सियालिक मासेज वर फ्लोटिंग ऑन द सीमा। तो कॉन्टिनेंट और सियालिक मास, जो कॉन्टिनेंट है क्योंकि हम लोग ऊपरी पार्ट में ना, तो ऊपरी पार्ट सियाल से बना है, तो सियालिक जो है, सियाल है, वो सीमा के ऊपर है, सियाल है किसके, सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, विदाउट एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सीमा, तो सीमा की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा बताया गया। तो ही अज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेटोलॉजी एंड paleontology and paleobotany, geology and geophysics that all land masses were united together in the form of one land mass, which he named Pangaea, मतलब पैंथलासा, पेंगिया ना, तो पैंथलासा बाद में बोला गया, ठीक है। इन कार्बोनिफेरस पीरियड देयर वर सेवरल smaller inland seas scattered over the Pangaea, which was surrounded by the huge water body, which was named by Panthalassa, representing primeval Pacific Ocean. Laurasia, consisting of present North America, Europe, and Asia, formed northern part of the Pangaea, while Gondwana land, consisting of South America, Africa, Madagascar, now Peninsula, India, Australia, and Antarctica, represent the southern part of the Pangaea. The South Pole was located near the present Durban and during the कार्बोनिफेरस पीरियड। देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पूरी थ्योरी यहीं पर है। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑल लैंड मासेस वर यूनाइटेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वन लैंड मास, जैसे मैंने पहले बताया था, विच नेम पैंगाइया, ठीक है, इन कार्बोनिफेरस पीरियड, विच वर सेवरल smaller inland seas scattered over the Pangaea, which was surrounded by huge water body। तो ऐसे देखो, ये देखो जैसे कि ये पूरा, एक मिनट कलर बदल है, ये पूरा एक ही लैंड मास था, ठीक है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे ये थे, सी वाटर के इनलैंड सी वाटर थे, छोटे छोटे थे, ऐसे छोटे छोटे सी वाटर थे। अब बाहर तो सी से, और जो बाहर था वो पूरा एक ओशियन, मतलब एक ओवरऑल वाटर था ही था, ठीक है ना, वो तो बाहर जो था वो तो ओवरऑल एक वाटर था ही था। ये पूरा इनलैंड है, और अनलैंड मतलब ये जो पूरा पेंगिया है, ये पूरा लैंड मास है, अंदर छोटे छोटे से इनलैंड सी वाटर भी, मतलब ये थे पानी के, ठीक है ना, और बाहर फिर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था ये पूरा लैंड, ठीक है, समझ में आएंगे। सो देर वॉज सेवरल स्मॉलर इनलैंड seas scattered over the Pangaea, which was surrounded by huge Pangaea, which was surrounded by the huge water body,
बाहर से चारों तरफ पानी था, विच वॉज नेम्ड बाय वेगनर एज पैंथलासा। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर तो समझो आपका ये लैंड का एक टुकड़ा था है, और बाहर क्या था, चारों तरफ पानी पानी था, चारों तरफ वाटर था, इधर 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 पूरा वाटर था। तो उस पूरे वाटर बॉडी को नाम दिया पैंथलासा, रिप्रेजेंटिंग पैसिफिक ओशियन, रिप्रेजेंट प्राइमियल पैसिफिक ओशियन। तो जो अब जहाँ पर अभी पैसिफिक ओशियन है, मैप सामने रखा करो, देखो ये अमेरिका के कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन बोला जाता है इसे। ठीक है। अमेरिका के पूरी मतलब अगर अमेरिका देखो, अमेरिका के और वेस्ट साइड में, तो ये सब पूरा पैंथलासा कई पार्ट था। तो लॉरिशिया कंसिस्टिंग ऑफ प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका, हमें पता है कि गोंडावाना लॉरिशिया, ऊपर लॉरिशिया का टुकड़ा था और नीचे साउथ में गोंडावाना का टुकड़ा था, गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था। तो लॉरिशिया से टुकड़ा टूट के कंसिस्टिंग प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है वो लॉरिशिया से ड्रिफ्ट होकर आया है। ओके। यूरोप एंड एशिया फॉर्म नदर्न पार्ट ऑफ द पैंगिया। देखो जो ऊपर से टुकड़ा जो ड्रिफ्ट हुआ है वो नॉर्थ अमेरिका बना, और यहाँ पर जो लैंड था पैंगिया, इसमें से कुछ पार्ट है वो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया फॉर्म नदर्न पार्ट ऑफ द पैंगिया, वाइल गोंडवाना लैंड कंसिस्टिंग ऑफ साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका का जो पार्ट है, मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आया गोंडवाना लैंड से। ओके। पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका रिप्रेजेंट सदर्न पार्ट ऑफ द पैंगिया। सदर्न पार्ट जो पैंगिया था वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पेनिनसुलर इंडिया, ये सब है ना सदर्न पार्ट से निकले हैं। किसके? पैंगिया के सदर्न पार्ट के। पैंगिया जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये सिंगल लैंड मास था, जो सिंगल लैंड मास है, ये पैंगिया है। तो ये जो यहाँ के थे, अंटार्कटिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ से निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। साउथ पोल वॉज लोकेटेड नियर प्रेजेंट डरबन नियर द नटन सदर्न अफ्रीका ड्यूरिंग द Carboniferous period. Thus, the Wegener theory of continental drift begins from Carboniferous period. He does not describe the condition during the pre-Carboniferous time, but the postulation of the Carboniferous Pangaea does not mean he believes the in pre-Carboniferous drift event before his time are known with the much less certainty, and the distribution of plants and animals can largely be explained by movement which have taken place in the Carboniferous. The Pangea was disrupted during the subsequent period and broken land masses drifted away from each other. Thus, the present position of the continental ocean basin become possible. तो मेन जो बताया इन्होंने कि पहले एक लैंड मास था पैंजिया, और जो पानी का था पैंथलासा था, और जो पैंजिया पार्ट से ही टुकड़े टूट टूट के जो साउथ पोल से, जो साउथ पार्ट का टूटा, वहाँ से अफ्रीका, अंटार्कटिका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया बना। नॉर्थ से टूटा, उसमें नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सब कॉन्टिनेंट बने। ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी थी, वेगनर्स की थ्योरी थी। तो क्या करो, पहले इतना तो समझ लो जितना मैंने समझाया। इसके बाद हम लोग इसके एविडेंस के सपोर्ट, थ्योरी के सपोर्ट करेंगे कि इसकी थ्योरी को इतना वैलिड या इतना पावरफुल क्यों है। ठीक है।